क्या होगा अगर एक स्टार अर्थ के पास ब्लास्ट हो जाए? वैसे जो सबसे पास वाला सितारा है वो डेफिनेटली सूरज है, लेकिन ये ब्लास्ट नहीं होगा। हाँ, अगर इसका मास 8 टाइम्स ज्यादा होता तो ये जरूर एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ मरता। तो वो कैसा नजारा होता? वेल, एक्सकेसीडी ने बताया है कि अगर आप एक हाइड्रोजन बॉम्ब को अपनी आंखों के पास रखकर भी एक्सप्लोड कर दें, तब भी वो ब्लास्ट हमारे सूरज के सुपरनोवा बनते समय अर्थ से देखने पर से अरबों गुना कम डिम होगा। इतने पावरफुल होते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स, और ये यूनिवर्स के सबसे बड़े एक्सप्लोजन्स में से एक हैं। जब हम किसी और गैलेक्सी में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता देखते हैं तो वो एक सुपरनोवा अरबों सितारों की रोशनी से तेज चमकता है और ऐसा लगता है कि ये अचानक ही आ गए हों। 8 अक्टूबर 1604 एस्ट्रोनॉमर जोहानस केपलर रात को खुले आसमान को घूर रहे थे। इस दिन इन्हें एक ऐसा सितारा दिखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये रात में बाकी सभी सितारों से काफी तेज चमक रहा था और ये जुपिटर जितना तेज दिखाई दे रहा था। जहां रात में चांद न हो वहां ऐसी चीज छाप छोड़ ही जाती है। केपलर ने इस स्टार की ऑब्जर्वेशंस एक बुक डी स्टेल नोवा में पब्लिश कर दी, जिसका लैटिन में मतलब होता है एक नए सितारे के ऊपर। उन्हें लगा कि उन्होंने एक सितारे का जन्म देखा है, पर असल में ये उसका अंत था। 1 या 1.5 साल में उसकी चमक कम होती गई और फिर वो बुझ गया, पर नाम यही रह गया। जब 1930 में हमें पता चल भी गया था कि 8 से 30 सोलर मासेस वाले सितारे एक बड़े धमाके के साथ मरते हैं, तो हमने उसे सुपरनोवा ही कहा। पर एक स्टार वैसे खत्म नहीं होता जैसे ज्यादातर लोग मानते हैं। एक स्टार की पूरी जिंदगी एक बैलेंस पर टिकी होती है। इसके अंदर हल्के एलिमेंट्स हैवी एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते रहते हैं और इसी प्रोसेस में थोड़ा मास एनर्जी में बदल जाता है। यही एनर्जी एक सितारे को खुद के अंदर कोलैप्स करने से रोकती है। ग्रेविटी पूरे स्टार के मास को अंदर की तरफ पुश करती है। वहीं स्टार के अंदर से पार्टिकल्स के इंटरैक्शंस और फ्यूजन से निकले फोटॉन से लगने वाला प्रेशर ग्रेविटी को अपोज करता है। तो एक तरीके से स्टार की रोशनी ही उसे बचाए रखती है। अगर स्टार के सेंटर में फ्यूजन का रेट कम होता है तो टेम्परेचर और अपोज करने वाला प्रेशर गिरने लगता है, ग्रेविटी जीतने लगती है और स्टार कंप्रेस होने लगता है। ऐसा होने से टेम्परेचर और प्रेशर फिर बिगड़ जाता है और ये एक स्टेबल खुद से चलने वाला सिस्टम बन जाता है। बस यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, स्टार्स के पास अनगिनत फ्यूल नहीं होता है, इसीलिए समय के साथ वो खत्म हो जाता है। हमारा सूरज अपनी 10 बिलियन लाइफ का आधा हिस्सा जी चुका है। सन से भी कई बड़े स्टार्स होते हैं, आपको लगेगा कि वो सन से ज्यादा जिएंगे, पर वो जल्दी अपना फ्यूल खत्म कर देते हैं। सन से 20 गुना बड़ा सितारा सिर्फ 10 मिलियन ईयर्स तक ही जिंदा रहता है। ज्यादा मास वाले स्टार्स और गर्म होते हैं और बहुत तेज चमकते हैं, पर बहुत कम समय के लिए। स्टार्स की 90% जिंदगी में वो उतना ही गर्म होता है कि वो हाइड्रोजन को हीलियम में बदल पाए। जब हाइड्रोजन खत्म होती है तो फ्यूजन रुक जाता है, स्टार का कोर कंप्रेस हो जाता है और उसका टेम्परेचर 200 मिलियन डिग्री तक पहुंच जाता है। इस टेम्परेचर पर हीलियम कार्बन में बदलने लगता है। अब स्टार के पास इतना हीलियम होता है कि वो 1 मिलियन साल तक स्टेबल रह सकता है, पर जैसे ही ये भी खत्म हो जाता है, स्टार फिर से कंप्रेस और हीट हो जाता है। कार्बन नियॉन में फ्यूज होने लगता है जो 1000 साल तक चलता है, नियॉन ऑक्सीजन में जो कुछ और साल चलता है, फिर ऑक्सीजन सिलिकॉन में जिसमें कुछ और मंथ्स लगते हैं। अब 2.5 बिलियन डिग्री पर सिलिकॉन निकल में बदलता है जो बाद में आयरन में डिके हो जाता है। अब इस बड़े से स्टार के कोर में एक कुछ किलोमीटर्स लंबा एक आयन का स्फीयर है। आयन के बाद ये प्रोसेस उल्टी हो जाती है। अब आयन से हैवी एलिमेंट्स बदलने पर एनर्जी निकलती नहीं है, बल्कि एनर्जी चाहिए होती है आयन को हैवी एलिमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए। आयन एक स्टेबल एलिमेंट है। ये लाइट एलिमेंट्स में टूटने में भी और हैवी एलिमेंट्स में फ्यूज होने में भी दोनों में एनर्जी लेता है। दोनों फ्यूजन और फिशन रिएक्शन आयन पर आकर रुक जाती है। आयन कोर एक्सपेंड करता है, पर फ्यूजन के बंद होते ही ग्रेविटी की पावर बढ़ने लगती है। जब आयन कोर हमारे सूरज के मास का 1.4 टाइम्स ही बचता है, जिसे हम चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। इस लिमिट के बाद ग्रेविटी का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि अजीब चीजें होने लगती हैं और अब क्वांटम मैकेनिक्स का राज चलता है।
इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट से निकलने लगते हैं और उन्हें अपने लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में जाने के लिए फोर्स किया जाता है। फिर इन्हें न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। इन सब में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं और न्यूट्रिनोज बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के जाने से कोर कोलैप्स कर जाता है लाइट की 25% स्पीड के साथ। तो जो 3000 डायमीटर की आयन की बॉल थी, वो अब सिर्फ 30 किलोमीटर की न्यूट्रॉन्स की बॉल रह जाती है। इसे अब न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। अपोजिंग फोर्स के जाने पर स्टार का बाकी हिस्सा भी स्टार के कोर की तरफ ही कोलैप्स कर जाता है और कोर से टकराकर बाउंस ऑफ हो जाता है। इससे एक बड़ी प्रेशर वेव क्रिएट होती है। पर इतनी काइनेटिक एनर्जी भी एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन स्टार्ट करने के लिए काफी नहीं है। और जिस चीज से ये सब होता है वो है एक न्यूट्रिनो। वैसे तो ये बिल्कुल बेकार यूजलेस पार्टिकल लगते हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं। I mean, ये मैटर से ना के बराबर इंटरैक्ट करते हैं। इस वक्त 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनोज आपकी बॉडी से आर पार आ जा रहे होंगे हर सेकेंड। एक लाइट ईयर लंबे लेड के ब्लॉक को भी ले लें तब भी एक न्यूट्रिनो पास किया है या नहीं इसके चांसेस बस 50-50 ही होंगे। ये सिर्फ ग्रेविटी और वीक न्यूक्लियर फोर्स से इंटरैक्ट करता है। पर जब सुपरनोवा में प्रोटॉन्स द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को अब्सॉर्ब कर लिया जाता है तो 10 to the power 52 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। अब आपको लगेगा कि ये तो लाइट की स्पीड से बाहर चले जाएंगे, पर एक सुपरनोवा का कोर बहुत डेंस होता है, लगभग लेट से 10 ट्रिलियन टाइम ज्यादा डेंस। इसीलिए ये सुपरनोवा से निकले कुछ न्यूट्रिनोज को ट्रैप कर उनकी एनर्जी स्टोर कर लेता है और इसी एनर्जी से सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। एक पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन से मिलियन टाइम्स कम मास का होता है, लगभग किसी से इंटरैक्ट नहीं करता, वो यूनिवर्स के एक सबसे बड़े एक्सप्लोजन का कारण है। इस एक्सप्लोजन में टोटल एनर्जी का सिर्फ 1/100th हिस्से में से सिर्फ 1% हिस्सा ही लाइट की फॉर्म में निकलता है। इतने के साथ ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन पूरी गैलेक्सी के स्टार से तेज चमकता है। 1% एनर्जी मैटर की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज होती है, पर ज्यादातर एनर्जी जो निकलती है वो होती है न्यूट्रिनोज के फॉर्म में। न्यूट्रिनोज ही पहला सिग्नल देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने वाला है, क्योंकि जब तक शॉकवेव सरफेस तक पहुंचती है जिससे दिखने वाली लाइट प्रोड्यूस होती है, ये उससे पहले ही सरफेस के थ्रू पास करके निकल जाती है। इसीलिए न्यूट्रिनोज लाइट से कई घंटे पहले ही अर्थ पर पहुंच जाते हैं और एस्ट्रोनॉमर्स को मौका मिल जाता है सही जगह टेलीस्कोप पॉइंट करके उन्हें देखने का। मैंने खुद कॉलेज के दिनों में एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी पर काम किया है और मेरी शिफ्ट रात की होती थी, मिडनाइट से 8 AM तक। तो अगर मुझे वहां पे कोई बड़ा न्यूट्रिनो फ्लक्स दिखता तो ये मेरा काम होता था साइंटिस्ट को कॉल करके बताने का कि हाँ, एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने वाला है। अब ऐसा कभी हुआ तो नहीं, पर हम करीब जरूर पहुंच गए थे। अब मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं। पहला, कि सारे बड़े स्टार्स एक्सप्लोड नहीं होते हैं, कुछ कोलैप्स हो जाते हैं जिससे ब्लैक होल भी बन जाते हैं। और दूसरा, कई और भी तरीके हैं सुपरनोवा ब्लास्ट क्रिएट करने के। कभी कभी एक व्हाइट डॉर्फ स्टार जो काफी डेंस होते हैं अपने पास के सितारे का मास चुरा लेते हैं और जैसे ही मास चंद्रशेखर लिमिट तक पहुंचता है, व्हाइट डॉर्फ कोलैप्स कर जाता है और एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। इसी तरह का एक सुपरनोवा 1604 में केपलर ने देखा था। वो हमसे 20,000 लाइट ईयर्स दूर था। अब क्योंकि ये सुपरनोवा एसिमेट्रिक वे में एक्सप्लोड होते हैं, इसीलिए इससे हमें पता चल जाता है कि न्यूट्रॉन स्टार की रफ्तार इतनी तेज क्यों होती है। हमें 1600 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता हुआ एक न्यूट्रॉन स्टार मिला था और ऐसा एसिमेट्रिक एक्सप्लोजन से हुआ होगा जिसने इसे फेंक दिया किसी दूसरी डायरेक्शन में। अब भले ही हमें हाल ही में पता चला है कि यह कैसे काम करता है, पर हम इसे हजारों सालों से देखते आ रहे हैं। प्राचीन भारतीय, चीनी, अरेबिक, यूरोपियन सभी एस्ट्रोनॉमर्स इसके बारे में जानते थे, पर ऐसा हर रोज नहीं होता। हमारी मिल्की वे जैसी गैलेक्सी जिसमें 100 बिलियन स्टार्स हैं, उसमें भी हर सेंचुरी में ज्यादा से ज्यादा बस 2 सुपरनोवा ही होते हैं। उदाहरण के लिए 1024 में हुए सुपरनोवा को लीजिए, जब 6500 ईयर्स लाइट ईयर दूर हुए सुपरनोवा एक्सप्लोजन की लाइट अर्थ पर पहुंची थी और चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने उन्हें रिकॉर्ड किया था। अगर हम रिकॉर्ड चेक करें तो पता चलेगा कि वो हुआ था क्रैब नेबुला में। ये धमाके से निकले हुए रेडियो एक्टिव ढेर का भंडार है।
धमाके के 1000 साल के अंदर ही ये 11 लाइट ईयर्स में फैल गया है। सुपरनोवाज भी काफी कॉस्मिक रेज प्रोड्यूस करते हैं। कॉस्मिक रेज बेसिकली प्रोटॉन और हीलियम न्यूक्लियाई से बनी होती हैं जो लगभग लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करते हैं और इनमें बहुत एनर्जी भरी होती है। तो कितना पास हुआ सुपरनोवा अर्थ के लिए खतरा बन सकता है? सन को छोड़कर सबसे पास अल्फा सेंचुरी का एक 3 स्टार सिस्टम है। ये हमसे 4.4 लाइट ईयर्स दूर है। पर स्टार भी मूव करते हैं और हर 5 लाख साल में एक स्टार अर्थ के 1 लाइट ईयर करीब तक आ जाता है। अब अगर धमाका 1 लाइट ईयर के अंदर होता है तो क्या होगा? अब अगर धमाका 1 लाइट ईयर के अंदर होता है तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी से खतरा रहेगा और इतनी दूरी पर होने पर अर्थ का एटमॉस्फेयर उड़ सकता है। पर उस समय इससे भी बड़ी दिक्कतें होंगी। सुपरनोवा से ऐसी हॉट कंडीशंस बनती हैं कि जिससे आयन से भी हैवियर एलिमेंट्स बन सकते हैं। धमाके के कुछ महीने बाद एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव डिके शो करने लगते हैं जिससे गामा और कॉस्मिक रेज निकलती हैं। सुपरनोवा से निकली पूरी एनर्जी का सिर्फ 0.1% हिस्सा ही इन रेडियो एक्टिव डिके से निकलता है। पर यकीन मानिए इतना अमाउंट भी सुपरनोवा से कुछ लाइट ईयर्स दूर किसी प्लैनेट के लिए हानिकारक हो सकता है। हाँ, ज्यादातर रेज एटमॉस्फेयर से रुक जाएंगी। अब हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये सोलर और कॉस्मिक रेज से हमारी रक्षा करता है। एक्चुअली ये ओजोन यानी कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स ये काम करते हैं। पर हाई एनर्जी वाली कॉस्मिक रेज जो सुपरनोवा से आती हैं वो एटमॉस्फेयर में आके नाइट्रोजन यानी कि N2 को ब्रेक कर सकती हैं जो फिर ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाता है जो कि फिर ओजोन को ब्रेक कर सकता है। तो अगर देखा जाए तो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन से हम बहुत सारी ओजोन गैस को खो देंगे जिससे हम फिर और कई तरह की रेडिएशन से नहीं बच पाएंगे। अब भी हमें NO3 की मात्रा में बढ़ोतरी दिखती है जब भी कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। 30 लाइट ईयर्स के अंदर सुपरनोवा का होना रेयर होता है। ऐसा 150 करोड़ साल में भी मुश्किल से बस एक ही बार होता है। पर हाल ही में पब्लिश हुई एक स्टडी कहती है कि एक सुपरनोवा का जानलेवा इंपैक्ट 150 लाइट ईयर्स तक फैल सकता है और ये वाले सुपरनोवा कॉमन होते हैं। 2.6 मिलियन ईयर्स पहले ही ह्यूमन ने एक ऐसा सुपरनोवा विटनेस किया जो 150 लाइट ईयर्स दूर हुआ था जिसे हमारे पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने देखा होगा। हम श्योर हैं ऐसा हुआ था क्योंकि अर्थ पर ऐसे एलिमेंट्स मिले हैं जो बस हाल ही में हुए सुपरनोवा से ही आ सकते हैं। पैसिफिक ओशन के तल पर नीचे सेडिमेंट्री रॉक्स में साइंटिस्ट को आयन -60 के ट्रेसेस मिले हैं। एक 2.6 मिलियन ईयर्स पुरानी लेयर है इस एलिमेंट की। आयन 60 आयन का एक आइसोटोप है जिसमें जनरल आयन से 4 न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। इसे बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सन इसे नहीं बनाता, सोलर सिस्टम में कहीं नहीं बन सकता। आयन 60 अगर बन सकता है तो सिर्फ और सिर्फ सुपरनोवा में ही। आयन 60 रेडियो एक्टिव होता है और इसकी हाफ लाइफ 2.6 मिलियन ईयर्स की है। इसीलिए हर 2.6 मिलियन ईयर्स में सैंपल के आधे एटम्स बदल जाते हैं कोबाल्ट 60 में। तो जितना भी आयन 60 पृथ्वी के बनने के समय 4.5 बिलियन ईयर्स पहले मौजूद था वो अब डिके हो गया होगा। इसीलिए जो हमें मिला है वो हाल ही में हुए सुपरनोवा का ही होना चाहिए। साइंटिस्ट को मैग्नीज और बाकी एलिमेंट्स के भी ट्रेसेस मिले थे जिससे ये दावा और भी ठोस हो जाता है कि हाल ही के टाइम में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ है। 2.6 मिलियन ईयर्स पहले हुआ सुपरनोवा हमारे पूर्वजों के लिए जानलेवा नहीं था। पर कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये प्लाइसीन प्लास्टोसीन मास एक्सटेंशन का कारण हो सकता है जो इसी टाइम के अराउंड हुआ था। इस मास एक्सटेंशन में 1/3 मरीन मेगाफोना मिट गई थी। सुपरनोवा से निकली कॉस्मिक रेज जब एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल से टकराई होंगी तो उससे म्यूऑन पार्टिकल्स बने होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन जैसे चार्ज्ड और उससे 200 टाइम्स हैवी होते हैं। सुपरनोवा के बाद सालों तक हुए इन म्यूऑन्स की बरसात नॉर्मल से 150 टाइम्स ज्यादा रही होगी। एनिमल जितना बड़ा रहा होगा उसे उतना ही ज्यादा म्यूऑन से इफेक्ट हुआ होगा। इसलिए बाकियों के मुताबिक मेगाफोना इससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुए थे। इसके अलावा जो एनिमल सतह पर रहे होंगे वो भी गहराइयों में रहने वाले एनिमल से कहीं ज्यादा इंपैक्ट हुए होंगे क्योंकि पानी के अंदर वो म्यूऑन्स से बच गए होंगे।
इस रिसेंट हुए सुपरनोवा होने के बाकी के सबूत हमारी गैलेक्सी में हमारी जगह से मिलते हैं। अगर आप हमारी गैलेक्सी में स्टार्स के बीच की दूरियों को देखें तो आप हर क्यूबिक मीटर पर 1 मिलियन हाइड्रोजन एटम्स पाएंगे। ये ज्यादा लग सकता है, पर यही प्योर वैक्यूम है। पर हमारे सोलर सिस्टम के अराउंड 100 लाइट ईयर्स दूर तक के स्पेस में ये अमाउंट 1000 टाइम कम है। जैसे हमारा सोलर सिस्टम किसी वॉइड में हो, एक लो डेंसिटी बबल रीजन। तो ये सबूत है डजन्स ऑफ सुपरनोवाज ने ये मटेरियल बाहर फेंक दिया है। पर यूनिवर्स में सुपरनोवा से भी भयानक एक एक्सप्लोजन होता है, जो कि है गामा रे बस्ट। इसे वेला सैटेलाइट्स द्वारा खोजा गया था, जो सोवियत के न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स को खोज रही थी। लेकिन अगर बात करें 2 जुलाई 1967 की, तो इस दिन सैटेलाइट ने स्पेस से आ रहे एक बड़े गामा रे बस्ट को डिटेक्ट किया था। ये बस्ट 2 तरीकों से हो सकते हैं, 2 न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराने से, या एक हाइपरनोवा स्टार का कोर खुद में कोलैप्स होने से। हाइपरनोवा उन स्टार में होते हैं जिनका मास 30 सोलर मास होता है और जो बहुत तेजी से स्पिन करते हैं। इनका अंत भी सुपरनोवा से 10 गुना ज्यादा एनर्जी क्रिएट करता है और पीछे एक ब्लैक होल छोड़ जाता है। हाइपरनोवा से बनी गामा रेज एक बीम की फॉर्म में अपनी एनर्जी निकालती है, जो बस कुछ डिग्रीज दूर होती हैं। एक हाइपरनोवा जो 6000 लाइट ईयर्स के भीतर हुआ हो, वो हमारी ओजोन लेयर को खतरनाक तरीके से तबाह कर सकता है और ये जानलेवा हो सकता है। अगर इसे ध्यान में रखकर सोलर सिस्टम के अराउंड एक स्फीयर बनाया जाए तो उसमें हजारों या लाखों स्टार्स हैं। 9 अक्टूबर 2022 में ही एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी तक का सबसे पावरफुल गामा रे बस्ट डिटेक्ट किया है। ये इतना पावरफुल था कि इसने आयनोस्फीयर रेडियो वेव्स को कैसे बाउंस ऑफ करता है, इसे सिग्निफिकेंट लेवल पर इफेक्ट किया था। ऐसा ही हाल सोलर फ्लेयर के समय होता है। पर यह गामा रे बस्ट 2.5 बिलियन ईयर्स दूर एक गैलेक्सी में हुआ था। एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि गामा रे बस्ट ने ही ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन किया था, जिसमें 440 मिलियन ईयर्स पहले 85% मरीन एनिमल्स मारे गए थे। कोई डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है, पर यह इतने कॉमन है कि अनुमान लगाया जा सकता है कि पिछले 500 मिलियन ईयर्स में ओजोन लेयर मिटाने वाली, मास एक्सटिंक्शन करने वाली गामा रे बस्ट की 50% प्रोबेबिलिटी थी। तो अगर अभी अर्थ के पास एक सुपरनोवा का ब्लास्ट होता है तो वो बहुत तबाही मचाएगा। पर वहीं दूसरी तरफ देखें तो पास्ट में हुए इन एक्सप्लोजन की वजह से ही हम वजूद में आ पाए हैं, क्योंकि शायद 4.6 बिलियन ईयर्स पहले एक सुपरनोवा की शॉक वेव ही थी जिसने सारी गैसेस और मैटर्स को कोलैप्स किया, जिससे बादल, गैसेस, डस्ट और यहां तक कि हमारा सोलर सिस्टम बना। तो सन, आप, मैं और आसपास जो कुछ भी है वो आसपास हुए सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बिना पॉसिबल ही नहीं था।